अक्सर ये सुनते आए हैं कि हमारी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। ऐसे में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी जानकारी किसी की जान ले भी सकती है, तो हो सकता है ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगे। मेरा नाम विक्रांत है और आज हम इसी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी जानकारी हमारी ताकत है या वो किसी की जान जाने की वजह भी हो सकती है। इसके लिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे वक्त के साथ जानकारी के मायने भी बदल गए हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1940 के दशक में, जहां एक और विश्व युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन अमेरिका और रूस के मतभेद नहीं। दोनों देशों में तनाव इतने बढ़े कि अंतरिक्ष तक जा पहुंचे। पर 1960 के दशक में अमेरिका में एक ऐसी खोज की शुरुआत हुई जो जानकारी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाली थी। हालांकि इसे अपना वर्तमान स्वरूप लेने में अभी दशकों लगने वाले थे, लेकिन इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी। 2004 में फेसबुक, 2007 में ट्विटर और 2009 में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इंटरनेट को आम इंसान के हाथों तक लाके पहुंचा दिया और इसके साथ ही जानकारी के लेन देन का तरीका हमेशा के लिए बदल गया। मुख्य धारा की मीडिया के विकल्प के रूप में सोशल मीडिया पहली बार 2009 के ईरान चुनावों के दौरान काफ़ी उभरा। जब ईरान की सरकार द्वारा मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, तो लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए खबरों की कमी को पूरा कर दिया। हडसन नदी पर उतरने वाले जहाज़ की तस्वीरें भी पहली बार लोगों तक सोशल मीडिया द्वारा ही पहुंची। पर जहां एक ओर सोशल मीडिया खबरों की कमी को बिना किसी देरी के पूरा कर रहा था, वो एक बड़ी सामाजिक समस्या की नींव भी रख रहा था। एक ऐसी सामाजिक समस्या जिसका सामना आने वाले वक्त को एक लंबे समय तक करना था, और ये समस्या थी खबरों की विश्वसनीयता। सोशल मीडिया के दौर से पहले खबरें मुख्यतः हम तक टीवी और अखबार के जरिए पहुंचती थी, पर अब वक्त बदल चुका था। खबरों पे केवल टीवी और अखबार का एकाधिकार नहीं था। जब लोगों ने सोशल मीडिया को खबरों के लिए विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया, तो सबसे बड़ा सवाल उठा खबरों की विश्वसनीयता पर। ऐसा होने की दो मुख्य वजह रही। एक कि अब से पहले हम तक जो भी खबरें पहुंच रही थी वो पेशेवर पत्रकारों द्वारा पहुंचाई जा रही थी, और दूसरा कि जो भी सीमित खबरें हम तक पहुंचती थी उनके स्रोत हमें पता होते थे। सोशल मीडिया के चलते ये दोनों ही बातें कहीं पीछे छूट गई। सोशल मीडिया पर खबरों का प्रवाह इतना अधिक है कि उनके स्रोत का पता लगाना और उनकी विश्वसनीयता को स्थापित कर पाना एक बहुत ही जटिल काम है। खबरों के लेन देन के स्तर को इन आंकड़ों से समझने की कोशिश की जा सकती है। भारत में केवल ट्विटर के इस्तेमाल करने वाले लगभग 3 करोड़ से अधिक लोग हैं। फेसबुक की बात करें तो 25 से 27 करोड़ और व्हाट्सएप लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि मैं और आप सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल भी करते हों और संभवतः ऐसी किसी खबर के संपर्क में भी आए हों जिसकी विश्वसनीयता जाने बिना ही हमने उसे आगे किसी को फॉरवर्ड कर दिया हो। तो क्या अनजाने में ही भेजा ऐसा कोई मैसेज इतना घातक हो सकता है कि किसी की जान भी ले ले? इसका जवाब दुखद है, लेकिन बीबीसी द्वारा किए गए एक विश्लेषण में ये पाया गया कि केवल साल 2017 और 18 में ही सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहों के चलते भीड़ द्वारा हिंसा में लगभग 31 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मामला इतना बढ़ा कि 2018 के बहुचर्चित कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को अमेरिकी कांग्रेस के सामने सफाई पेश करनी पड़ी। उसी ही साल ब्रिटेन की संसद ने भी मार्क जकरबर्ग से इस बात के साक्ष्य मांगे कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फर्जी खबरों को संभालती है। भारत में भी 2018 में केंद्रीय गृह सचिव के स्तर की एक बैठक में सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों से इस बारे में जानकारी मांगी गई कि कैसे वह ऑनलाइन अफवाहों को रोकने के बारे में कार्रवाई कर रहे हैं। 2019 में ऑनलाइन अफवाहों और वीडियो द्वारा फैली हिंसा के मामले इतने बढ़े कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने को कहना पड़ा। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जो दुनिया भर में स्थिति पैदा हुई, उसमें अफवाहें इतनी तेजी से फैली कि व्हाट्सएप जैसी कंपनी को अपने फॉरवर्ड फीचर में बदलाव करने पड़े। राज्य सरकारें भी फर्जी खबरों के मसले से निपटने के लिए अलग अलग कानून बना रही हैं। पर ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछना चाहिए वह ये है कि क्या इन सारे कदमों के बावजूद ज़मीनी हकीकत में कोई बदलाव आया है? जवाब निराशाजनक है, क्योंकि आज भी ऑनलाइन अफवाहों के अनेकों मामले हर रोज़ देखने को मिलते हैं। इसलिए हर एक जिम्मेदार नागरिक का ये फर्ज बनता है कि वह अपनी केंद्र और राज्य सरकार की मदद इस गंभीर समस्या से निपटने में करे। और ऐसा हम इन 3 आसान कदमों में कर सकते हैं। पहला कि हमें ये मानना होगा कि फर्जी खबरों की समस्या एक असल समस्या है और हम सब इसमें भागीदार हैं। दूसरा
कि हमें ये समझना होगा कि किन किन जरियों से एक फर्जी खबर हम तक पहुंच सकती है, और तीसरा कि हम कैसे पहचानें कि एक फर्जी खबर दिखती कैसी है। साथ ही हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि खबरों और जानकारी की ज़रूरत एक मूलभूत ज़रूरत है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जिन भी जगहों से अपनी खबरें और जानकारी इकट्ठा करें वो विश्वसनीय हो। और ऐसा करने के लिए हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि जिस भी न्यूज़ चैनल या वेबसाइट का चयन आप अपनी खबरों के लिए करें, ध्यान रहे कि वह आप तक खबरें बिना किसी व्यक्तिगत राय के पहुंचाएं, क्योंकि पत्रकारिता का असल मकसद आप तक खबर पहुंचाना है, ना कि आपकी राय तय करना। सोशल मीडिया पर बहुत से मैसेजेस किसी फेमस सेलिब्रिटी, किसी महत्वपूर्ण संस्था, कोर्ट के आदेश या सरकारी फैसलों के रूप में पेश किए जाते हैं। ऐसे किसी मैसेज पर यकीन करने से पहले या उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि क्या ये मैसेज उस सेलिब्रिटी या संस्था द्वारा जारी किया भी गया है या नहीं। ऐसा करना बेहद आसान है। हम उस संस्था या सेलिब्रिटी के ट्विटर अकाउंट को इसके लिए चेक कर सकते हैं। साथ ही ऐसी किसी महत्वपूर्ण खबर को मीडिया का कवरेज अवश्य मिलता है, तो अगर हम चाहें तो उस मैसेज के कुछ शब्दों को गूगल पे सर्च करके भी इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आप टीवी पे कोई बहस देख रहे हैं तो इस बात का विश्लेषण करें कि क्या एंकर द्वारा सभी वक्ताओं को बोलने का बराबर मौका दिया गया या नहीं। किसी भी बहस में एंकर का काम होता है सभी वक्ताओं के पक्षों को आपके सामने लाना, ना कि उन पे कोई फैसला सुनाना, ना ही किसी की तरफ से बोलना। एक बहस के आखिर में आपको क्या सोचना चाहिए ये आपका विशेषाधिकार है, ना कि किसी चैनल या किसी एंकर का। ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या असल मुद्दों पे बहस हो भी रही है या नहीं। कोई भी समाज अपने रोज़मर्रा के हितों को दरकिनार करते हुए एक बेहतर समाज नहीं बन सकता। फिर भी हम सभी के लिए असल मुद्दों की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, तो ज़रूरी है कि आप अपने असल मुद्दे परिभाषित करें और उसके हिसाब से ही अपनी जानकारी और खबरों के स्रोतों का चयन करें। किसी मामले की बेहतर समझ के लिए अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करें। कई बार हम एक झूठी खबर को इसलिए भी सच मान बैठते हैं क्योंकि वह हमारे मौजूदा विचारों के अनुकूल होती हैं। अगर हम अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करें तो हम मुद्दे के उन पहलुओं को भी समझ पाएंगे जो शायद एक अखबार या एक चैनल हमें शायद नहीं बताना चाहे। मुख्य धारा मीडिया के खबरों को पेश करने की अपनी चुनौतियां होती हैं। ऐसे में यदि आप कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं तो ऐसा कोई पत्रकार या स्वतंत्र पत्रकारिता की कोई संस्था आपका विकल्प हो सकती है जिसका सारा काम जनता के पैसे से ही चलता हो, क्योंकि पैसा जनता की तरफ से आता है। ऐसी संस्थाओं की जवाबदेही भी जनता की ही तरफ होती है। अंत में हम ये समझ लें कि सोशल मीडिया और इंटरनेट खबरों और जानकारी का एक अनंत भंडार है। ऐसे में कौन सी खबरें लेनी है और कौन सी खबरों को पीछे छोड़ना है, ये फैसला हमें बहुत ही समझदारी से लेना होगा, क्योंकि हमारा एक गलत फैसला किसी की जान जाने की वजह भी हो सकता है, और हो सकता है ये जान कल किसी हमारे अपने की भी हो। नमस्कार।